नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली सरकार ने बलिदान दिवस पर घोषित किया सार्वजनिक अवकाश, लाल किला मैदान में होगा कार्यक्रम। जी हां, दिल्ली सरकार ने 25 नवंबर को गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषणा की। इस अवसर पर लाल किला मैदान में 23 से 25 नवंबर तक 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें गुरु साहिब के बलिदान, उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन और मानवता की रक्षा के प्रति उनके समर्पण को याद किया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के बलिदान दिवस के पावन अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया। यह गुरु साहिब के अद्वितीय बलिदान, उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन और मानवता की रक्षा के प्रति उनके सर्वोच्च समर्पण को नमन करने का अवसर प्रदान करेगा। दिल्ली का बदलेगा नक्शा, अब 11 नहीं 13 होंगे जिले, एसडीएम ऑफिस की भी बढ़ेगी संख्या। दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था को सरल, तेज और जनता के अनुकूल बनाने के लिए सरकार एक बड़ा पुनर्गठन करने जा रही है। इस बदलाव के तहत दिल्ली में मौजूदा 11 राजस्व जिलों को बढ़ाकर 13 किया जाएगा। वह साथ ही सब डिवीजन यानी कि एसडीएम ऑफिस की संख्या भी 33 से बढ़ाकर 39 की जाएगी। सरकार का मानना है कि नई संरचना से जनता को तेज सेवा मिलेगी और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काफी कम हो जाएंगे। दिल्ली के 1700 स्कूलों में जल्द शुरू होगी नर्सरी एडमिशन की रेस, 25 रुपए में मिलेगा फॉर्म। दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी एडमिशन की तैयारी कर रहे अभिभावकों का इंतजार खत्म होने वाला है। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नर्सरी, केजी और कक्षा 1 में एडमिशन के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। इस साल दिल्ली नर्सरी स्कूल में एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया 4 दिसंबर 2025 से शुरू होगी। इस प्रवेश प्रक्रिया के जरिए दिल्ली के 1700 स्कूलों में एडमिशन मिलेगा। फरीदाबाद में घरों और पार्कों के कचरे से मिलेगी मुक्ति, इन 3 सेक्टरों में लगेंगी मशीनें। फरीदाबाद शहर में पार्कों और घरों से निकलने वाले जैविक कचरे को सेक्टरों में ही निस्तारण की नगर निगम ने योजना तैयार कर ली है। योजना के तहत 3 सेक्टरों में आधुनिक मशीन लगाने की तैयारी की है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बता दें कि शहर में हर दिन लगभग 60 से 70 टन जैविक कचरा निकल रहा है। इसमें मुख्य रूप से पार्कों की घास से पत्तियां, पेड़ों की कटाई छटाई से निकली टहनियां, फूलों के पौधे और बागवानी अवशेष शामिल है। लेकिन उसका अधिकतर हिस्सा अभी सीधे डंपिंग यार्ड भेज दिया जाता है। ऐसे में आधुनिक की निस्तारण प्रणाली लागू करने की तैयारी की गई है। योजना के पहले चरण के तहत सेक्टर 14, 18 और 11 में अत्याधुनिक ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग मशीनें लगाई जाएंगी। दिल्ली का दम घुटा, ऑफिसों में 50% स्टाफ वर्क फ्रॉम होम की तैयारी, ग्रेड 4 के नियम लागू। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। शनिवार सुबह दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 360 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। बता दें कि आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ने की आशंका के चलते केंद्र सरकार की एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने बड़े कदम उठाए हैं। आयोग ने ग्रेप यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के स्टेज 4 में लागू होने वाली कुछ कड़े प्रतिबंध इस बार स्टेज 3 में ही लागू करने का निर्देश दिया है। नोएडा में न्यू ईयर से लागू होगा नया नियम, पेट्रोल डीजल डिलीवरी व्हीकल्स पर लगेगी रोक। नोएडा में 1 जनवरी 2026 से ई कॉमर्स और फूड डिलीवरी में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल डीजल वाहनों पर रोक लगेगी। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के आदेश पर परिवहन विभाग ने कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वे इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों का ही इस्तेमाल करें। शहर में वर्तमान में हजारों पेट्रोल डीजल वाहन चल रहे हैं, जिन्हें अब बदला जाएगा। ई कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन ऑर्डर डिलीवरी और एग्रीगेटर्स यानी कि फूड डिलीवरी ऐप बेस्ड टैक्सी में उपयोग हो रहे 2 और 4 पहिया पेट्रोल और डीजल वाहनों का संचालन 1 जनवरी से शहर में प्रतिबंधित रहेगा। दिल्ली सचिवालय में बेहतर होगा इंटरनेट नेटवर्क, सभी डिपार्टमेंट के लिए कनेक्टिविटी होगी आसान। जी हां, दिल्ली सचिवालय में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी, एलएएन और वाईफाई इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्वे कर रहा है। वह पुराने नेटवर्क को अपडेट करने और आधुनिक तकनीक लाने का लक्ष्य है। इससे ई गवर्नेंस और क्लाउड आधारित सेवाओं का उपयोग आसान होगा। साथ ही सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा। एंटी ड्रोन सिस्टम से लेस होंगे आईजीआई एयरपोर्ट समेत देश के प्रमुख हवाई अड्डे, 2026 तक ड्रोन प्रूफ करने की तैयारी। जी हां, देश के प्रमुख हवाई अड्डों जैसे कि आईजीआई एयरपोर्ट को 2026 तक एंटी ड्रोन सिस्टम से लेस करने की योजना है। यह कदम ड्रोन के बढ़ते खतरे को देखते हुए उठाया जा रहा है, जिससे हवाई अड्डों की सुरक्षा और भी मजबूत होगी। इस सिस्टम के लगने से अनाधिकृत ड्रोन गतिविधियों को रोकने में मदद मिलेगी और आईजीआई एयरपोर्ट पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बता दें कि एयरपोर्ट व आसपास के क्षेत्र में ड्रोन से हमले के खतरे को देखते हुए आईजीआई एयरपोर्ट सहित देश के महत्वपूर्ण एयरपोर्ट पर एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती होगी। केंद्रीय गृह मंत्री और
और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के निर्देश पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AAI इस काम को जल्द से जल्द पूरा करने की कवायद में जुट गई है। DTC फ्लीट घटने पर दिल्ली सरकार की नई रणनीति, अब बड़ी बसों के रूटों पर भी दौड़ेंगी देवी बसें। ये दिल्ली सरकार ने DTC फ्लीट में बसों की कमी को देखते हुए नई रणनीति अपनाई है। अब देवी बसों को भी उन रूटों पर चलाया जाएगा जहां पहले बड़ी बसें चलती थी। इसका उद्देश्य यात्रियों को सुगम परिवहन सेवा प्रदान करना है ताकि उन्हें बसों की कमी महसूस न हो और वे आसानी से यात्रा कर सकें। यहां बता दें कि बसों के रूट पुनः निर्धारित करने के बाद से यमुना पार में लगातार यात्रियों की ओर से बसों की अनुपलब्धता को लेकर शिकायतें बढ़ रही है। दरअसल नए रूटों को लेकर प्रचार की कमी और लगातार सड़कों से हट रही CNG बसों के चलते बसों की समस्या बढ़ रही है। इसे दूर करने के लिए सरकार नए प्रयोग करने पर विचार कर रही है, जिसके तहत इस विचार पर भी चर्चा की जा रही है। अब नमो भारत ट्रेन में मना सकेंगे जन्मदिन और प्री वेडिंग शूट, NCRTC ने शुरू की नई सुविधा। जी हां, अब नमो भारत ट्रेन में जन्मदिन और प्री वेडिंग शूट जैसे आयोजन किए जा सकेंगे। NCRTC ने यह नई सुविधा शुरू की है जिससे यात्रा के दौरान विशेष अवसरों को मनाया जा सकता है। यह पहल नमो भारत को यादगार अनुभवों का हिस्सा बनाने की दिशा में एक कदम है और बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। वह कोई भी व्यक्ति, इवेंट ऑर्गेनाइजर, फोटो या वीडियो प्रोडक्शन टीम नमो भारत के कोच की एडवांस बुकिंग कर सकती है। आयोजन स्टेशन पर खड़ी कोच या चलती ट्रेन दोनों में संभव हो सकेगा। इसके लिए 5,000 रुपये प्रति घंटे की दर से कोच की बुकिंग की जा सकती है। बढ़ते प्रदूषण को देख दिल्ली सरकार की एडवाइजरी, प्राइवेट दफ्तरों के 50% कर्मचारी करें वर्क फ्रॉम होम। दिल्ली सरकार के बढ़ते प्रदूषण के कारण प्राइवेट दफ्तरों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके तहत 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। प्रदूषण नियंत्रण के लिए 20,000 से ज्यादा कर्मी 24 घंटे काम कर रहे हैं। वह 1200 से ज्यादा निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया गया और कई को नोटिस जारी किए गए। सरकार साफ हवा और जनता के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित कर रही है। बता दें कि यह कदम एहतियात के तौर पर लिया गया ताकि प्रदूषण की स्थिति को संतुलित किया जा सके। फिलहाल दिल्ली में ग्रैब के तीसरे चरण के नियम लागू हैं। छीन सकता है अल फलाह यूनिवर्सिटी का मॉनिटरिंग स्टेटस, किसने थमाया 100 कोई नोटिस। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से जांच में केंद्र में रही अल फलाह यूनिवर्सिटी के मॉनिटरिंग स्टेटस पर भी अब खतरे के बादल उमड़ आए हैं। हमारे सहयोगी हिंदुस्तान टाइम्स को मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग ने अल फलाह मेडिकल कॉलेज के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर एक कारण बताओ नोटिस जारी किया। इससे पहले 12 नवंबर को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद ने भी मान्यता से जुड़े दावों को लेकर कॉलेज को नोटिस जारी किया था। रात में सेंट्रल विस्टा की ओर जाने से बचें, दिल्ली में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। राजधानी दिल्ली में अगले कुछ दिन वाहन चालकों को रात में सेंट्रल विस्टा के आसपास रूट डायवर्जन और ट्रैफिक पर रोक का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शनिवार को एक एडवाइजरी जारी कर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत हो रहे रोड रीकारपेटिंग के काम की वजह से लुटियंस दिल्ली के कुछ हिस्सों में रात के वक्त ट्रैफिक पर रोक और डायवर्जन की घोषणा की है। पाक से ड्रोन से हथियारों की तस्करी में 4 अरेस्ट, चीन में बने हथियारों का ISI कनेक्शन किया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की मदद से ड्रोन के जरिए हथियारों की तस्करी कर रहा था। पुलिस अधिकारी के अनुसार यह गिरोह पाकिस्तान के रास्ते तुर्की और चीन में बने हथियार भारत के गैंगस्टर को सप्लाई करता था। बता दें कि क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान जालंधर निवासी मनदीप सिंह उम्र 38 वर्षीय, दलविंदर कुमार उम्र 34 वर्षीय, रोहन तोमर उम्र 30 वर्षीय और अजय उर्फ मोनू उम्र 37 वर्षीय के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से 10 विदेशी महंगी पिस्टल और 92 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए हैं। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज 85% मुस्लिम छात्रों के एडमिशन पर क्यों भड़के हिंदू संगठन, जाने क्या है विवाद। जम्मू कश्मीर के कटरा में बने वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के पहले बैच में 85% मुस्लिम छात्रों के प्रवेश के मामले ने तूल पकड़ लिया। इससे हिंदू संगठन भड़क गए और मुस्लिम छात्रों के एडमिशन रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हिंदू संगठनों और बीजेपी का कहना है कि कटरा के पवित्र धर्म स्थल में वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम छात्रों का प्रवेश कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को एक ज्ञापन सौंपा है और मेडिकल कॉलेज में बड़ी संख्या में मुस्लिम छात्रों के एडमिशन वापस लेने की मांग की है। दिल्ली एम्स में वैज्ञानिक से 60 लाख की ठगी, जमीन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी।
ये दिल्ली के वसंत कुंज साउथ इलाके में एम्स में कार्यरत एक वैज्ञानिक के साथ 60 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। वह पीड़ित ने अपना घर बनाने के लिए शांति कुंज इलाके में एक प्लॉट देखा था, जिसे खरीदने के लिए उसने प्लॉट के मालिकों से संपर्क किया। आरोपियों ने पीड़ित से 60 लाख रुपए ले लिए और फिर 9 तो जमीन दी और 9 ही पैसे वापस किए। पीड़ित को ठगी का एहसास होने के बाद उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस को दी। पेपरलेस पंजीयन में आमजन पर कैश का बोझ। बहादुरगढ़ में तहसील के बाहर डॉक्यूमेंट राइटरों ने दोगुना किया शुल्क। जब बहादुरगढ़ में पेपरलेस रजिस्ट्री शुरू करने से आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ गया। वह तहसील के बाहर बैठे डॉक्यूमेंट राइटरों ने अपने फीस दोगुनी कर दी। वह पहले जहां 500 से 700 रुपये लगते थे, अब 1000 से 1500 रुपये तक वसूले जा रहे हैं, जिससे रजिस्ट्री करवाने वालों को परेशानी हो रही है। लोगों ने सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है। बता दें कि पहले जो खर्च 3 से 3500 था, वह अब 5 से 6000 तक हो गया। डॉक्यूमेंट राइटरों का तर्क है कि रजिस्ट्री का 80% काम उनके हिस्से आ गया। ऐसे में शुल्क न बढ़ाए तो क्या करें। वैसे तो इस व्यवस्था में कोई भी आम आदमी पोर्टल पर अपनी आईडी बना सकता है और अपनी आईडी से अधिकतम 5 रजिस्ट्री करवा सकता है। ड्रग तस्कर मामले में दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 8 करोड़ की हेरोइन के साथ आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 8 करोड़ रुपए की हेरोइन तस्करी के 2 मामलों में भगोड़े ड्रग्स तस्कर तुषार को गिरफ्तार कर लिया। वह दोनों मामलों में वांछित था। पुलिस के अनुसार तुषार दिल्ली एनसीआर में हेरोइन की खरीद बिक्री करने वाले एक संगठित गिरोह का सदस्य है। उसके परिवार के सदस्य भी गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल हैं। बता दें कि डीसीपी क्राइम ब्रांच हर्ष इंदौरा के मुताबिक तुषार मूल रूप से संयोग बिहार मटियाला का रहने वाला है। वर्तमान में वह घर से फरार रहकर महावीर एनक्लेव पार्ट 1 में रह रहा था। उसे रोहिणी स्थित एएसजे शिवाजी आनंद की अदालत ने 2 जुलाई को क्राइम ब्रांच में दर्ज ड्रग्स तस्करी के एक मामले में भगोड़ा घोषित कर दिया था। उसके गिरोह के सदस्य के पास से 258 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। एमएफ हुसैन की पेंटिंग से जुड़े मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। कोर्ट ने शिकायतकर्ता को भी भेजा नोटिस। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एमएफ हुसैन की पेंटिंग से जुड़े एक मामले में शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया। यह मामला हुसैन की एक विवादास्पद पेंटिंग से संबंधित है, जिस पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई थी। अदालत ने शिकायतकर्ता से स्पष्टीकरण मांगा है और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आगे की कार्रवाई कर रही है। न्यायमूर्ति रविंद्र जुडेजा की पीठ ने याचिका पर दिल्ली पुलिस के साथ साथ शिकायतकर्ता रोहित सिंह महियारिया को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। मामले में अब अगली सुनवाई 7 अप्रैल 2026 को होगी। आनंद विहार रेलवे स्टेशन के निकासी मार्ग पर रेहड़ियों का अतिक्रमण, लगता है भीषण जाम। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन के निकास मार्ग पर रेहड़ियों के अतिक्रमण से भीषण जाम लग रहा है। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पैदल चलने के लिए भी जगह नहीं बची है। स्थानीय प्रशासन से अतिक्रमण हटाने की मांग की गई है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विदेश में पढ़ रहे भारतीय छात्रों पर नापाक नजर। देश में सफेदपोश आतंकवाद का इकोसिस्टम बना रहा पाकिस्तान। खुफिया एजेंसियों के अनुसार आईएसआई विदेश में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को कट्टरपंथी बनाने की कोशिश कर रही है और उन्हें भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल करने की साजिश रच रही है। आईएसआई हवाला और ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से भारत में आतंकवाद का एक इकोसिस्टम बना रहा है। सरकार को इस पर कड़ी नजर रखने की सलाह दी गई है। बता दें कि वह चाहती है कि ये छात्र अपने देश लौटने के बाद ऐसे ही मॉड्यूल बनाएं और आतंकी गतिविधियों को अंजाम दें। छात्रों को कट्टरपंथी बनाने के लिए बनाया पूरा इकोसिस्टम खुफिया एजेंसियों ने चेताया कि देश भर में कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के लिए गहरी साजिश चल रही है। दिल्ली ब्लास्ट केस में आरोपी को मिली अधिवक्ता से मिलने की अनुमति। पटियाला हाउस कोर्ट ने याचिका स्वीकारी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली ब्लास्ट मामले में आरोपी को अपने वकील से मिलने की इजाजत दे दी है। आरोपी पर दिल्ली में लाल किले के पास ब्लास्ट करने का आरोप है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। वहीं शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने बिलाल की मांग ठुकरा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि एनआईए मुख्यालय में अधिवक्ता से मिलने की उसकी अर्जी को खारिज करने संबंधित ट्रायल कोर्ट का कोई आदेश आरोपित नहीं पेश कर सका। अदालत ने उक्त टिप्पणी तब की जब आरोपित के अधिवक्ता ने दावा किया कि ट्रायल कोर्ट ने अर्जी को मौखिक रूप से खारिज कर दिया था। जेपी नड्डा ने शुरू की गंगा प्रवाह यात्रा। लोह पुरुष की अवहेलना पर कांग्रेस को लिया आड़े हाथ। जी हां,
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर गंगा प्रवाह यात्रा शुरू की। उन्होंने कांग्रेस पर सरदार पटेल की अनदेखी करने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस ने उनके योगदान को कभी सम्मान नहीं दिया। नड्डा ने सरदार पटेल के देश को एकजुट करने में किए गए कार्यों की सराहना की। उनका नेतृत्व और दूरदर्शिता देश के एकीकरण में अहम भूमिका निभाने वाली थी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनकी योजनाओं को अनुमति दी होती तो आज जम्मू कश्मीर की समस्या जैसी जटिल स्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता। एसआईआर में लापरवाही पर एक्शन, गौतम बुद्ध नगर जिले में 60 सरकारी कर्मचारियों पर केस। गौतम बुद्ध नगर जिले में एसआईआर की प्रक्रिया में लापरवाही के कई मामले सामने आए हैं। इसको लेकर गौतम बुद्ध नगर के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में चुनाव ऑफिस से मिली शिकायतों के आधार पर 4 केस दर्ज किए गए हैं। बता दें कि गौतम बुद्ध नगर जिले में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। इस काम में लापरवाही को लेकर गौतम बुद्ध नगर के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में चुनाव ऑफिस से मिली शिकायतों के आधार पर लगभग 4 केस दर्ज किए गए। इस मामले में ज्वाइंट सीपी नोएडा राजीव नारायण मिश्रा ने कहा कि लगभग 4 केस दर्ज किए गए। इसमें अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाने वाले 60 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। किराएदार नौकर नहीं कराए वेरिफिकेशन तो सीधा केस। फरीदाबाद पुलिस की 2 दिन की सख्त डेडलाइन। फरीदाबाद में आतंकी गतिविधियों के खुलासे के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क है। डब्बुआ थाना पुलिस ने मस्जिदों और मदरसों की जांच की। एक मस्जिद में चूना मिलने से अफरा तफरी मची। पुलिस ने अवैध शराब भी बरामद की और मकान मालिकों को किराएदारों का सत्यापन कराने का आदेश दिया। बता दें कि जांच के दौरान एक मस्जिद में 2 थैलियों में सफेद पाउडर मिला। पुलिस को शक था कि यह अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है। जांच करने पर पता चला कि यह सफेदी के लिए इस्तेमाल होने वाला चूना था। यह किसी काम से बचा हुआ था और मस्जिद के एक कोने में रखा हुआ था। बिजली चोरी करने वालों को भी राहत। गाजियाबाद में शुरू हुई वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। गाजियाबाद में बिजली निगम ने बिजली बिल राहत योजना के लाभार्थियों की सूची जारी की है। इस योजना से जिले के लगभग 68,000 चूककर्ताओं को लाभ मिलेगा, जिसमें ब्याज में 100% छूट और मूलधन में 25% तक की कमी शामिल है। यह योजना 1 दिसंबर से शुरू होगी, जिसके लिए निगम जागरूकता अभियान चला रहा है। इनमें जोन 2 में से सबसे ज्यादा डिफॉल्टर हैं, जहां कुल 56,662 डिफॉल्टर हैं। इसके अलावा जोन 1 और 3 में 5,000 से 6,000 डिफॉल्टर हैं। इन डिफॉल्टरों को बिजली बिल राहत स्कीम के तहत काफी फायदा मिलेगा। इसमें वे कंज्यूमर शामिल है जो नेवर पेड है, यानी जिन्होंने कनेक्शन मिलने के बाद से कभी अपना बिजली बिल नहीं भरा है, और वे कंज्यूमर जो लॉन्ग अनपेड है, यानी जिन्होंने लंबे समय से अपना बिजली बिल नहीं भरा है। आर्थिक तंगी होगी दूर। फरीदाबाद में NMMS परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी। इन सेंटर पर होगा एग्जाम। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी हो गए। फरीदाबाद के 5 केंद्रों पर 30 नवंबर को परीक्षा होगी, जिसमें 9वीं से 12वीं तक के 1400 छात्र भाग लेंगे। सफल छात्रों को हर महीने वित्तीय मदद मिलेगी। शिक्षा विभाग ने परीक्षा के सफल आयोजन के लिए स्कूलों को निर्देश जारी किए। परीक्षा पास करने वाले छात्रों को शिक्षा निदेशालय से वित्तीय सहायता मिलेगी। बता दें कि NMMS का मकसद आर्थिक रूप से पिछड़े लेकिन टैलेंटेड स्टूडेंट को उनकी पढ़ाई में मदद करना है, ताकि वे बिना पैसे की दिक्कतों के अपनी पढ़ाई जारी रख सकें और अपने सपने पूरे कर सकें। एग्जाम हर साल होता है। मेरिट लिस्ट के आधार पर चुने गए स्टूडेंट को डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से हर महीने 12,000 की ग्रांट मिलती है। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए सवाल स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग भेजेगा। एग्जाम सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। हल्द्वानी से चला मल्टी लेयर साइबर फ्रॉड। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने तोड़ा गैंग, 4 गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने निवेश के नाम पर 5,92,00,000 की ठगी करने वाले साइबर सिंडिकेट के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने ज्यादा रिटर्न का लालच देकर एक व्यक्ति को ठगा। जांच में पता चला कि इनके खातों का इस्तेमाल अन्य साइबर अपराधों में भी हुआ था। पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण और वित्तीय जांच के बाद आरोपियों को हल्द्वानी से गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।